वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 13 दिसंबर 2021। देखेंगे हम लोग 12 और 13 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट, स्टैटिक्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए, और जिनको भी पीडीएफ इसका हिंदी या इंग्लिश में चाहिए वे लोग लिंक दिया हुआ है टार एजुकेशन के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और बाकी बातें कुछ और बातें हैं जो लास्ट में हम लोग करेंगे। बने रहिए क्लास के साथ। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम है। चलिए, पहला प्रश्न है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फेयर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन मेला का उद्घाटन किया गया है? पहला है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहला ड्रोन मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। देखिए, मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन और उनके उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला का उद्घाटन किया गया है। पहला ड्रोन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार, फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से किया गया है। और मेला के आयोजन के दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री अभी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर, सतना, इन सभी में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। तो ये भी एक अलग अपने आप में न्यूज है आपके लिए। मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए, अभी ऑप्शन से भी हम लोग खेलते हैं, उससे भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए, तो ये रहा भारत के पहले ड्रोन मेला की बात ग्वालियर में। अब शिलोंग की बात करते हैं। ये क्यों न्यूज में रहा है जो मैं ऑप्शन में दिया हूँ। शिलोंग हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन या मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021। तो ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है अभी? कोनराड संगमा। और मेघालय की राजधानी शिलोंग तो है ही। चलिए, वहाँ के राज्यपाल कौन है? चलिए आप कमेंट में बताइए। चलिए, श्रीनगर क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो एप्पल फेस्टिवल अर्थात सेब उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। कुलगाम क्यों न्यूज में रहा है? तो वहाँ पे हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ एक अहरबल उत्सव, इसको हिंदी में लिखता हूँ मैं, अहरबल उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कुलगाम में। जम्मू कश्मीर में ही है कुलगाम, वो जिला है वहाँ का एक। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में अहरबल उत्सव मनाया गया है। किस लिए? तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे मनाया गया। वहाँ पे एक है अहरबल जलप्रपात, वो काफ़ी मनमोहक जगह है, वहीं पे इसका मनाया गया है अहरबल उत्सव। तो ये सभी रहे। देखिए, आपको उम्मीद करता हूँ पहले प्रश्न में जितने भी आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट, ऑप्शंस में भी इतने सारे हाल फिलहाल के न्यूज वो भी इंपॉर्टेंस बताए गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होंगी और सभी परीक्षा उपयोगी हैं मेरे हिसाब से, और आपके भी अनुसार होगा ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो सही जवाब है कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। ये जो है अमेरिकी व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी हैं कैथरीन रसेल, इन्हीं को बनाने का घोषणा हुआ है। पहले देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में और मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और प्रेसिडेंट वर्तमान में तो इसे हेनरिटा H4 है, लेकिन वही जिनकी बात अभी प्रश्न में हुई है वही होंगे बाद में कैथरीन रसेल। ये होंगे अगले प्रमुख प्रेसिडेंट यूनिसेफ के। चलिए, तो अब इसके ऑप्शंस बाकी खेलते हैं। इसके बाकी ऑप्शन से आपको देखिए बहुत कुछ मिलेगा।
विवेक जौहरी, देखिए ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन भी मैं वही रखा हूँ, जो अलग से जो ऑप्शंस बच रहे हैं उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब और कुछ नियुक्तियां मिलेंगी। तो देखिए विवेक जौहरी ये हाल ही में क्यों न्यूज में रहे हैं, तो हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात CBIC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है CBIC अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में कौन, विवेक जौहरी। CBIC के बारे में कुछ देख लेते हैं। CBIC अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, इसका स्थापना 1964 में हुआ है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और चेयरमैन वही विवेक जौहरी तो हो ही गए। उम्मीद करता है पसंद आए होंगे। जेओफ अलार्डिस ये कौन है, ये हाल ही में न्यूज में रहे हैं। तो ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन करता है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसके अभी हाल ही में CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाए गए हैं कौन, जियोफ एलार्डिस, इसलिए न्यूज में रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। संजय कुमार मिश्रा ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय, जो अभी आजकल न्यूज में काफ़ी चर्चा में रह रहा, ये विभाग रह रहा है धन शोधन कालाबाजारी, ये फ्रॉड्स के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय, शॉर्ट में कहते हैं ED। तो उसी के निदेशक बनाए गए हैं कौन, संजय कुमार मिश्रा। बनाए नहीं गए हैं, ये पहले से थे, इनका एक्चुअली में 1 ईयर के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो ये न्यूज में आ गया फिर से, इसलिए न्यूज में है और न्यू अपॉइंटमेंट में इसको माना जाना चाहिए, एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स मिले आपको। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर है, तो इसका सही जवाब है पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर सूची में कौन पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर नहीं दोस्तों, नहीं सही है। ये मुझे लग रहा था फोर्ब्स वाला सूची, क्योंकि फोर्ब्स वाला में अभी कल ही मैंने कराया था आप लोग को 37वें प्लेस पर निर्मला सीतारमण रही हैं, तो उसकी में हमें याद आया था। ये है फॉर्च्यून इंडिया, ये है फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। इसमें कौन है पहले स्थान पर, तो इसमें भी निर्मला सीतारमण ही हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री अपनी हैं। चलिए तो ये इसका जवाब हो गया निर्मला सीतारमण। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं फॉर्च्यून इंडिया के बारे में। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वर्तमान, वो बात मैंने कही दिया, देख लीजिए, पहले स्थान पर है शक्तिशाली निर्मला सीतारमण और इसमें रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन कौन है, नीता अंबानी है, ये दूसरे स्थान पर है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ये तीसरे स्थान पर है। तो पहला से तीसरा तीनों ये महत्वपूर्ण ही है, सबसे महत्वपूर्ण तो पहला ही है, लेकिन दूसरा तीसरा भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको हो सकता है इस प्रश्न से हर शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न अगर पूछता है, पहले शिफ्ट में अगर पहली वाली पूछ लिया तो दूसरी में दूसरी या तीसरी, ऐसे भी पूछा जाता है। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। सिरीसा बंदला ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो सिरीसा बंदला ये भी कोई ना कोई रिकॉर्ड रखे ही होंगे। देखिए हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये सिरीसा बंदला ही बने हैं, क्योंकि सिरीसा बंदला से पहले कल्पना नाम आप लोग सुने भी होंगे और इनके बारे में अच्छा से जानते भी होंगे। कल्पना चावला जो थी इनसे पहले अंतरिक्ष में गई थी और भारत की तरफ से ये पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। उसके बाद ये दूसरी महिला हैं सिरीसा बंदला अंतरिक्ष में जाने वाली। सुनीता विलियम्स का भी नाम आप लोग सुने होंगे, जो भारत में आई थी लेकिन कल्पना चावला के सहयोग में वो आई थी, इंडियन अमेरिकन है वो भी सुनीता विलियम्स। तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, लेकिन भारत से ही हैं, लेकिन वो भारतीय अमेरिकन है, अब वहाँ की है वो। तो कल्पना चावला पहली बार गई थी, उनके बाद ये दूसरी बार सिरीसा बंदला जाने वाली दूसरी महिला बन गई हैं अंतरिक्ष में जाने वाली। कल्पना चावला के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा, ये सफलतापूर्वक सब अंतरिक्ष से होकर लौट रही थी, तो पृथ्वी पर पहुंचने से थोड़ी देर पहले इनका विमान जो भी अंतरिक्ष विमान था वो क्रैश कर गया था, तो वो भी दुखद ही रहा था हम लोग के लिए। चलिए, और अंशु मलिक ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कौन, अंशु मलिक। यहाँ से ये बात तो याद रख ही सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अंशु मलिक पूछ सकता है किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से
वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो नॉर्वे के ओस्लो में ये आयोजित हो रहा है। चलिए, निर्मला सीतारमण तो जवाब ही हो गया। फाल्गुनी नायर क्यों न्यूज में रहे हैं, तो भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला या लेडी कहिए इंग्लिश में, तो सेल्फ मेड महिला बनी है सबसे अमीर। ये फिर से सुनिए, सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन बन गई हैं, तो ये फाल्गुनी नायर बन गई हैं। सेल्फ मेड से आप समझ रहे हैं ना, ये खुद अपने दम पर ये उतनी बड़ी संपत्ति बनाई हैं। और महिलाओं के बीच में बात की जाए तो ये सबसे धनी महिला हैं, वो भी अपने दम पर, इसलिए सेल्फ मेड सबसे अमीर महिला भारत की फाल्गुनी नायर हो गई हैं। ये न्यूज में आया था। और ये एक इनका अपना कंपनी है नायिका, NYKAA नायिका, इसके ये फाउंडर और CEO हैं, इसी के मालिक है ये। चलिए, सभी ऑप्शंस हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने रामानुजन प्राइज 2021 जीता है, तो इसका सही जवाब है नीना गुप्ता। भारतीय गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता। उनको बीजगणितीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। और ये प्रोफेसर नीना गुप्ता जो हैं, ये रामानुजन प्राइज पाने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। इससे पहले मात्र 2 ही महिला मैथमेटिशियन थे जिनको ये पुरस्कार अभी तक मिला था। और रामानुजन प्राइज प्रत्येक वर्ष 45 वर्ष से कम प्रख्यात गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है। और बात करें रामानुजन प्राइज के बारे में, तो देखिए यहाँ पे है, ये विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार इटली में सैद्धांतिक भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्चम गणित पुरस्कार है। और इस पुरस्कार का नाम, अपने काफ़ी गर्व की बात है, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर ही रखा गया है। 2004 में स्थापित किया गया था और पहली बार 2005 में इसे सम्मानित किया गया था। तो ये रहा रामानुजन प्राइज के बारे में। इस वर्ष का प्राइज मिल गया है, जवाब में आपको है ये नीना गुप्ता को, भारतीय प्रोफेसर हैं। चलिए, बाकी सब ऑप्शन देखते हैं। M मुकुंदन, इनको क्या मिला है, तो JCB पुरस्कार इस वर्ष का किसको मिला है, M मुकुंदन। JCB साहित्य का एक पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। साहित्य का JCB पुरस्कार किसको मिला है, M मुकुंदन। चलिए, बाकी ऑप्शन। अनीता देसाई क्यों न्यूज में है, तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको मिला है, अनीता देसाई को। फिर से सुन लीजिए, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अनीता देसाई को मिला है। प्रियंका मोहिते, इनको क्या मिला है, तो ये तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार इनको मिला है, प्रियंका मोहिते को। तो ये सभी तीनों ऑप्शंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेंगे। फिर से सुन लीजिएगा अगर मिस कर रहे हो तो। चलिए, बाकी ऑप्शंस हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया गया है, तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा में। त्रिपुरा सरकार ने राज्य की सबरूम शहर है एक, वहाँ पे सबरूम, वहीं पे बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पे खोलने की मंजूरी दी गई है, तो त्रिपुरा के सबरूम शहर में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं और राज्यपाल वहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य हैं। बाकी ऑप्शन से खेलिए। मध्य प्रदेश क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में राशन, इसको इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, लिख लेगा हिंदी आवाज़, लिखाएगा इंग्लिश में, तो उसको हम इंग्लिश बोलते हैं। राशन आपके ग्राम योजना, ये किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इसमें है कि एक्चुअली, तो कभी कभी ऐसा होता है, जनजातीय या कमजोर वर्ग के लोग राशन उठाने के लिए, जब उनका राशन वाला केंद्र दूर होता है, तो जाने आने में उनको परेशानी होती है, कभी पैसा लगा के भी, सवारी जोड़ के भी जाना पड़ता है। तो उस तरह से वो किसी माह में राशन उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अब उनके आसपास में, बिल्कुल नज़दीक में, या यूँ कहें द्वार पर भी इस राशन को पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार के इस राशन आपके ग्राम योजना से किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार की योजना है। दिल्ली क्यों न्यूज में है, तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ये किस सरकार का है, तो ये दिल्ली सरकार का है। चलिए, तमिलनाडु, और इसमें एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वैसे है क्या, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये जो है, बुजुर्ग लोगों को दिल्ली सरकार विभिन्न तीर्थ स्थलों पर घुमाने का और सैर सपाटे कराने का
एक योजना है ये, उसके तहत उन लोग को घुमाती फिराती हैं। और तीर्थ स्थलों की सूची में ये अपने जहाँ जहाँ घुमाती है दिल्ली सरकार, उसमें करतार साहिब जो एक तीर्थ स्थल है उसको भी जोड़ लिया है, वही न्यूज में आया था। तो मैं यही आपको बताना चाहता था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली सरकार की है, करतार साहिब तीर्थ स्थल को ये अपने इस योजना में जोड़ लिया है, वहाँ भी अब घुमाएगी दिल्ली सरकार। तमिलनाडु की न्यूज में रहा है, तो राज्य सरकार के द्वारा एक शैक्षणिक योजना है, शिक्षा आपके द्वार। ये था राशन आपके द्वार, अब है शिक्षा आपके द्वार। ये किस राज्य का योजना है? तो ये है तमिलनाडु का। इसके तहत क्या होगा, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा आवश्यक है। विशेषकर इस योजना के अंतर्गत बच्चों को घर पर ही शिक्षा प्रदान कराया जाएगा। जो स्वयंसेवक और सरकार के कुछ प्रतिनिधि टीचर्स ये प्रतिदिन घर पर जाके 2-2 घंटे क्लास लेंगे बच्चों के लिए, और ऐसे और बुजुर्ग जो भी निरक्षर हैं उनके लिए भी। तो शिक्षा आपके द्वार किस राज्य का है योजना? तमिलनाडु। तो चलिए दोस्तों 5 ही प्रश्न पर मैं एमसीक्यू फिट किया था, बाकी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट नीचे प्रश्न हैं, आप बने रहें। अभी ज़्यादा क्वेश्चंस पर एमसीक्यूज हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, अन्य सभी कार्यों पर काम चल रहा है आप ही के लिए। तो यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सभी में मिलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर। तो यहाँ से वॉल लाइनर फॉर्म में फटाफट देख लेते हैं। चलिए, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित करने का घोषणा हुआ है? बालकृष्ण दोषी को। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं, जाने माने वास्तुकार हैं ये बालकृष्ण दोषी। इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और रॉयल गोल्ड मेडल यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च वास्तुकला सम्मान में से एक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ओरेसन पुरस्कार, यहाँ इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत वो है तो ये सही है बिल्कुल। तो इससे सम्मानित किसे किया गया है? अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी को सब लोग जानते ही हैं, काफ़ी काइंड पर्सन है और समाज कल्याण और दान के में मामले में बहुत आगे रहते हैं। ये विप्रो के फाउंडर और प्रमुख भी हैं। समाज कल्याण के लिए किए गए अतुलनीय कार्य के लिए विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक, विप्रो के अध्यक्ष और अजीम प्रेमजी एक फाउंडेशन है उसके भी संस्थापक, वही अजीम प्रेमजी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही है इस प्रश्न में पॉइंट्स में। और यह पुरस्कार जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर और अमेरिका स्थित बेलोर सीएमसी फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। विप्रो के ये मालिक हैं, तो उसके बारे में देखिए, अध्यक्ष हैं विप्रो को 29 दिसंबर 1945 को इसका फाउंडेशन है, स्थापना है। और इसके फाउंडर कौन है? मोहम्मद प्रेमजी। और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर है और चेयरमैन अभी वही हैं अजीम प्रेमजी, जिनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस नियम के तहत भारतीय लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा किया गया जिस पर वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी? काफ़ी अच्छा, ये जीके के लिए जानना जरूरी है आपको। तो ये रूल है, एक नियम है हाउस रूल 193। ये हाउस रूल 193, इसी के तहत लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा बस किया गया और वो बिल पारित हो जाएगा, इसमें वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हाउस रूल 193 क्या है, देखिए अच्छे पॉइंट्स में मैं इसको सजा के रखा हूँ। तो इस नियम के तहत, वो हाउस रूल 193 के तहत चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता है। इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता है और नोटिस देने वाले सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है। और ऐसे सदस्य को जो पहले से अध्यक्ष को अधिसूचित कर चुके हैं, चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दी जा सकती है। और चर्चा करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। चर्चा के अंत में संबंधित मंत्री संक्षिप्त उत्तर देते हैं। तो ये है हाउस रूल 193। बस इतना, एक लाइन में कम से कम इतना तो जरूर समझिए कि इसके तहत सदन में किसी बिल पर, किसी नियम पर चर्चा बस हो जाता है और वो पारित हो जाता है और उसमें वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं होती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को नया है तो ये पुराना रूल, लेकिन न्यूज़ में जब आया है तो ये नया बन गया होगा आप लोग के लिए। तो एग्जाम्स में ये आ सकता है, ध्यान रखेंगे, या इंटरव्यू वगैरह में काम आ सकता है, या अपने दोस्तों में चर्चा करके अपना स्मार्ट बन सकते हैं। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया गया है? 11 दिसंबर को मनाया गया है। इसका विषय अर्थात थीम क्या था 2021 में? तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। और ये 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष पर्वतीय समुदायों के जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके लिए यह मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में वी वॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? वी वॉक्स एक क्या है, इसमें अभी नीचे मैं बताता हूँ। उसके द्वारा एक जारी रिपोर्ट है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। इसमें पिछले वर्ष के तरह ही इस वर्ष भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है
और इसका विषय क्या था इस रिपोर्ट का, तो कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना। तो ये हो सकता है आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कौन पहले स्थान पर है, तो महाराष्ट्र लगातार आया है इस बार भी। और इंडिया स्किल रिपोर्ट का यह 9वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखेंगे। और महाराष्ट्र पुनः पहले स्थान पर है, जहां उसका पहले स्थान पर आने का मतलब क्या हुआ, वहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं में उच्चतम सर्वेक्षण है। और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश दूसरे और केरल तीसरे और बंगाल पश्चिम बंगाल चौथे। फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान, केरल तीसरे स्थान, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर बना हुआ है। कर्नाटक भी है तो वो 5वें स्थान पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा वर्ग से जुड़े लोगों के सामने आए चुनौतियों का सामना करने के लिए नीति आयोग और भारती फाउंडेशन के द्वारा कौन सी राष्ट्रीय अनुसंधान संगोष्ठी लॉन्च किया गया है, तो कॉन्वोक 2021-22 ये राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है। और इसका उद्देश्य भारत भर के सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों, स्कूलों के प्रमुखों पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षा प्रदान करने और इसकी गुणवत्ता मजबूत करने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। नीति आयोग और भारतीय फाउंडेशन के सहयोग से ये है। तो नीति आयोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नीति आयोग अर्थात द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 में मोदी सरकार के आने के बाद योजना आयोग जो था प्लानिंग कमीशन, उसके स्थान पर इस योजना को लाया गया है। योजना नहीं, प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग पहले 5 वर्षीय प्लानिंग बनाता था, अब ये इसका प्लानिंग भी उसी तरह का है लेकिन वार्षिक रूप से, और उससे त्वरित और ये ज़्यादा अच्छा है। उसके नीति आयोग के बारे में क्लास में हमने पूरा डिटेल में बताया था, फिर कभी नेक्स्ट क्लास में इस पर विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में देखिए, फुल फॉर्म ये हो गया। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग के स्थान पर, और इसके चेयरमैन वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होंगे, तो अभी मोदी जी हैं, और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं, और CEO अभी अमिताभ कांत हैं। चलिए अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा सैनिक स्कूली शिक्षकों की बेहतर क्षमता निर्माण के लिए किस शैक्षणिक संस्थान के साथ समझौता हुआ है, तो IITE गांधीनगर। तो शैक्षणिक, ये तो प्रश्न में ही मैंने बता दिया, इसके साथ समझौता हुआ है। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में पहली समिट फॉर डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आभासी तरीके से संबोधित किए हैं, तो ये जो बाइडेन जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चलिए बताइए, जो बाइडेन जो है अमेरिका के कौवे क्रम के राष्ट्रपति हैं, 46वें, 47वें या 45वें, इसमें से कौन है ये आप बताइए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में बन चुके हैं, पूछे गए हैं। आप इस तरह से इसको अपडेट हो जाइए। तो मैं चाहता हूँ आप इसको सर्च कीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, ताकि सर्च करके जब कमेंट कीजिएगा तो हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। जो भी कमेंट करने के लिए कहा जाए उस पर जरूर आप ध्यान दीजिए, वो काफ़ी एक अच्छा मंत्र है। आपको कुछ ऐसे प्रश्न जो सर्च करके आप जब उसको ग्रहण करेंगे उस नॉलेज को, तो हमेशा के लिए मुझे लगता है याद हो जाता है और इम्पोर्टेंट होता है। उसी को मैं कमेंट में करने के लिए बोलता भी हूँ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा पहली है समिट फॉर डेमोक्रेसी, जिसका आयोजन किया गया था। इसमें अपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी सम्मिलित हुए हैं, वर्चुअली तरीके से संबोधन किए हैं। तो इस प्रश्न में यही न्यूज़ था। हो सकता है पूछे आपको कि वो किस देश के द्वारा या किसके द्वारा आयोजन किया गया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। नेक्स्ट है, संपन्न हुए चौथे एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारतीय दल के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं, तो ये 41 जीते गए। हो सकता है ऐसे प्रश्न न बने या बन भी सकते हैं, लेकिन नॉलेज के तौर पर आपको ये जरूरी है। और बाकी इसमें कुछ तो मिलेगा ही, तो देख लीजिए, ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा आपका। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारतीय दल ने कुल 41 पदक जीते हैं, जिसमें 12 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य पदक हैं। टोटल मिलकर 41 हो गए पदक, मेडल्स। एशियन यूथ पैरा गेम 2021 का आयोजन, ये देखिए महत्वपूर्ण आपके लिए, इसका आयोजन बहरीन के रीफा शहर में किया गया था, और इसका ये चौथा संस्करण था। 5वां संस्करण जो है आयोजन 2025 में उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद में किया जाएगा। तो देखें ये पॉइंट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी महत्वपूर्ण है ही, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड NEDFI अर्थात नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा उत्तर पूर्वी कारीगरों के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया है, तो आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना। ये है उस योजना उत्तर पूर्वी के क्षेत्रों के लिए, राज्यों के लिए। हाल ही में किसे कलिंग साहित्यिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, श्रीनिवास उद्गाता।
कलिंग साहित्यिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास उद्गाता। कुछ और लोग को इसमें पुरस्कार मिला है जो ये पॉइंट्स में है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। पद्मश्री से सम्मानित वही अभी जो आंसर इसका श्रीनिवास उद्गाता को कलिंग साहित्यिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वही अभिनेत्री जो दिव्या दत्ता हैं उनको कलिंग साहित्यिक महिला लेखक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। और अरुण कमल इनको कलिंग साहित्यिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में देखें तो उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में हर साल एक कलिंग साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे आयोजन होगा, देखें अगर हिंदी की भाषा में तो आयोजित नहीं होता है, होगा या आयोजित किया जाता है, सही है। और इसी में कलिंग साहित्यिक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। कलिंग साहित्यिक पुरस्कार का यह 8वां संस्करण है, ये ध्यान रखेंगे, जिसका उद्घाटन उड़ीसा के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही के द्वारा भुवनेश्वर में किया गया है। तो ये 2-3 ठो इसमें पुरस्कार हैं और कहाँ किया जाता है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए पॉइंट्स में जो भी देता हूँ वो, क्योंकि उसको लिखने में, सर्च करने में, डाटा कलेक्ट करने में टाइम बहुत लगता है दोस्तों। आपको तो उसको बताने में हमको आधा मिनट भी नहीं लगा, लेकिन उसको कलेक्ट करने में एक प्रश्न में 15-20 मिनट लगते हैं, समझिए। मिनिमम 5 मिनट 10 मिनट तो लग ही जाते हैं, टाइप करना वगैरह, सर्च करना सब लेकर। तो जो भी पॉइंट्स दिया जाता है वो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तभी उतना मेहनत किया जाता है, नहीं तो उतनी मेहनत की क्या ज़रूरत थी हम लोग को। तो उस पर ध्यान जरूर देंगे हाँ सभी प्रश्नों में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के द्वारा साइबर स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो वी थिंक डिजिटल। साइबर स्पेस अर्थात ऑनलाइन डिजिटल जो भी कार्य हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें सुरक्षित रहने के लिए महिलाओं को, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है वी थिंक डिजिटल। ये चलिए, तो ये शॉर्ट में बस आप ये समझिएगा। ऑनलाइन जो है जैसे साइबर बुलिंग वगैरह, साइबर स्टॉकिंग हो गया, वित्तीय धोखाधड़ी हो गया, इन सभी से बचाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग अर्थात NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये भी पॉइंट जरूरी है। तो महिला बाल विकास मंत्री अभी कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है। देखें तीनों पॉइंट में आपको कितने कुछ मिले, इसीलिए कहता हूँ पॉइंट जो भी मैं देता हूँ उस पर प्रश्न से ज़्यादा उस पर भी ध्यान दें आप। हाल ही में कौन ISO 13131 2021 प्रमाण पत्र पाने वाला विश्व का पहला संगठन, ISO सर्टिफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए यहाँ पे है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू गेट एन ISO इतना सर्टिफिकेट। तो ये पाने वाला विश्व का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है अपोलो टेली हेल्थ। और ये दिया जाता है बिजनेस स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन अर्थात BSI के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये प्रमाण प्राप्त करना टेली हेल्थ सेवा प्रावधानों के इस नए युग में गुणवत्ता, सुरक्षा और रोगी डेटा सुरक्षा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की प्रदाता की क्षमता को प्रदर्शित करता है, इसलिए यह सर्टिफिकेट दिया जाता है, दिया गया है अपोलो टेली हेल्थ को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में उससे आ सकते हैं। हाल ही में किस दिन यूनिसेफ दिवस मनाया गया है? ये 11 दिसंबर को मनाया गया है। 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ का 75वां स्थापना दिवस है। इसी अवसर पर ये प्रत्येक वर्ष मनाया भी जाता है स्थापना के अवसर पर। और यूनिसेफ, जिसे संयुक्त राष्ट्र बल कोष के रूप में भी जाना जाता है, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करता है। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, इसका स्थापना वही 11 दिसंबर 1946 को, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और प्रेसिडेंट अभी तो हेनरिटा H4 हैं, लेकिन अगले इसके प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया है, कौन होंगी? तो कैथरीन रसेल ये होंगे यूनिसेफ के अगले प्रेसिडेंट। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे परीक्षा के हिसाब से। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया? तो ये 10 दिसंबर को ही मनाया गया, छूट गया था ये प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है। इसमें क्या होता है? पशुओं पर इंसानों द्वारा अत्याचार, अवैध तस्करी जैसे चिंताओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, यही है। चलिए और सभी ये पढ़ लीजिएगा आप, ऑप्शंस का मैं जो दिया हूँ। अब है, हाल ही में किसने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ये ने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। और इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE के दुबई में किया गया था। और फाइनल मुकाबले में ये मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो रूस के यान नेपोमियाची को हराया है, आप भी आराम से ही पढ़िएगा।
तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई ठो चीज़ मिले आपको। देखिए जैसे कि मैग्नस मार्सन ने ये जीता है, ये तो क्लियर हो गया। ये कहाँ के हैं, तो नॉर्वे के हैं। किनको हराए हैं, तो इनको हराए हैं। ये कहाँ के हैं, तो यहाँ के हैं। कहाँ के हैं इसलिए यहाँ वहाँ क्यों बोल रहा हूँ कि आपकी नज़रें भी इस पर दौड़ है, क्योंकि देखकर विजुअली आप जो दिमाग में बैठा लेते हैं वो इसे रटने वाले से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, चलिए हाल ही में कहाँ 5 ड्रोन स्कूल खोलने का घोषणा किया गया है, तो मध्य प्रदेश। ये पहले ही ऊपर में ही मैं एक प्रश्न कराया था, उसी का ये प्रश्न है। उसमें इस चीज़ को मैं बता भी दिया था, लेकिन इसको अलग कर दिया क्योंकि दो चीज़ आपको याद हो जाए। क्योंकि सबसे पहला ड्रोन मेला, इसको इंग्लिश में ही मैं इसको मेला भी लिख रहा हूँ। ड्रोन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया था, और उसी दौरान जब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे प्रोग्राम में उसमें, तो वहीं पे इसको भी घोषणा किए थे अपने भाषण में कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल भी खोला जाएगा। तो इसको मैं अलग से एक प्रश्न इसलिए बना दिया। लेकिन यहाँ पे दिया भी हूँ, ड्रोन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। यहाँ पे वो सब भी है, ग्वालियर में देखिए किया गया। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में ये 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ऐसा घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस दिन नोबेल शांति पुरस्कार दिवस, शांति नहीं, नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया गया है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया गया है। इसी दिन अल्फ्रेड, स्वीडन के जो वैज्ञानिक और नोबेल फाउंडेशन के संस्थापक वैज्ञानिक थे और नोबेल फाउंडेशन के ये अध्यक्ष, ये संस्थापक थे। तो उनका क्या नाम था? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्हीं के नाम पर ये तो प्रत्येक वर्ष दिया ही जाता है नोबेल पुरस्कार। तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की मृत्यु से पहले वो काफ़ी, इसमें कुछ है दोस्तों, ये देखिए बहुत लंबा है। फिलहाल इस प्रश्न से ये देखिए, नोबेल पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर को। बाकी नोबेल के पूरा इतिहास जो है, जब से ये जन्म हुआ, जी क्यों हुआ, किसके आधार पर हुआ, किसके जन्म मृत्यु, क्या पूंजी, क्या बहुत कुछ, पूरा इतिहास मैं काफ़ी अच्छा से सजा कर यहाँ पे देखिए दिया हूँ। ये पढ़कर मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आप इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़िएगा। बाकी मैं जल्द ही इस पर एक स्पेशल क्लास ला रहा हूँ, जिसमें नोबेल संबंधित का भी जितना ऊपर मैंने दिखाया, पूरा इतिहास से लेकर अब तक किसको क्या मिला है, मेन जो परीक्षा का पार्ट बन चुका है वो प्रश्न, और इस वर्ष जितने भी 5-6 कैटेगरी में मिलता है ना नोबेल पुरस्कार, वो सभी का नाम भी मैं उस स्पेशल क्लास में लेकर आऊँगा। तो उसका स्पेशल क्लास जल्द ही मैं लाऊंगा, आप लोग बने रहें टार एजुकेशन पर। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में किस दिन देश में हो रहे मानवाधिकार के हनन के कारण वहां आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक 2022 से अनेकों देशों ने शामिल नहीं होने का फैसला किया है? किस देश में तब ये हो रहा है, ये विंटर ओलंपिक 2022? तो यही आपको इसमें से जवाब देना है। कल ये प्रश्न, कल नहीं, संडे को तो हम लोग डेली क्लास नहीं करते हैं, पिछले क्लास अर्थात शनिवार को ये प्रश्न कराया गया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, बाकी मटेरियल्स पर काम हो रहा है, जल्द से जल्द हम लोग शुरू करेंगे टार एजुकेशन पर। आपके लिए बहुत कुछ जल्द से जल्द लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ करेंगे, बस आप बने रहें। तब तक टार एजुकेशन का सहयोग करें, अन्य लोगों के साथ इसको चर्चा करें, जोड़ें हम लोग के साथ, हर परिवार को बढ़ाएं अपने, तब हम लोग भी पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जो कि आपको जानते ही है किस लिए दबाया जाता है। तो अगर ये पहले से सब्सक्राइब आप कर लिए हैं तो कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।